बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो नए मुज़ाकरात शुरू हुए थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसी पे नशरियात हैं। आज ईरान के सदर भी आ रहे हैं, आप लोगों को मालूम है, और आ चुके हैं। तो उस पर भी हमने बात करनी है, और उसके साथ साथ हमने बात करनी है कि पाकिस्तान का अल्टीमेटली ये सारे इवेंट में और इस सारे मसले में क्या किरदार रहा है, आप सब लोगों को मालूम है। उसी पे हम आज बात करेंगे। और उसके साथ साथ बजट चल रहा है, बजट के आखिरी दिन है, 23 जून 24 को शायद पास हो जाएगा कल तक, तो उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन मेनली हमारा फोकस जो है वो मुज़ाकरात होंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान। आप लोगों को मालूम है कि इसमें पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में स्विट्ज़रलैंड में शुरू हुए, इस्लामाबाद MOU साइन हुआ। उसके बाद जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे फील्ड मार्शल साहब दोनों इसमें एक्टिवली, बल्कि हमारी और टीमें भी एक्टिवली काम कर रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सक्सेस है और बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है जो पाकिस्तान ने समेटी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज ईरान के सदर के साथ जो बात होनी है वो भी डेफिनेटली इसी तनाजुर में होनी है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का प्रॉबेबली शुक्रिया अदा किया जाएगा। ईरान के सदर जो है वो शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं, और उसके साथ वे फॉरवर्ड जो है वो भी करने आ रहे हैं। और हमें अभी ज्वाइन किया है चौधरी शफीक साहब ने। वेलकम टू द शो जी चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, आज हम जो मेन हमारा फोकस है वो तो यही मुज़ाकरात हैं, और उसके नतीजे में जो इकनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं पाकिस्तान को, दुनिया को हो रहे हैं। और इस वक्त आप लोगों को मालूम है कि 60 दिन के लिए जो आयल पे सेंक्शंस थी, आयल पे पाबंदियां थी, तेल पे जो पाबंदियां थी, अमेरिका ने ऑलरेडी वो ख़त्म कर दी हैं ईरान के हवाले से। और इसका मतलब ये है कि आबनाए हुर्मुज़ भी खुल गई है, तेल की पाबंदियां ईरान के ख़िलाफ़ जो थी वो ख़त्म हो गई हैं। और अभी सारे लोग एक हैप्पी मूड में हैं, एक ऐसे मूड में हैं कि जी इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर अंदर ये एक बड़ा मुआहदा होने जा रहा है। और इस बड़े मुआहदे की इब्तदा जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, उसी पे हमने आज बात करनी है। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ करा देता हूँ। स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं सोफिया नौरीन साहिबा, जो कि बुनियादी तौर पर बहुत पढ़ी लिखी और माहिर समाजी व इंसानी तरक्की हैं। तो उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि अल्टीमेटली इस तरह की जंगें होती हैं तो उसका समाज पे और इंसानी तरक्की पे कितना कोई फ़र्क पड़ता है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जो प्रेसिडेंट ईरान के आए हुए हैं, तो उससे क्या होने वाला है। वेलकम टू द शो जी। और उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं माजिद बशीर साहब, जो साबिक जज हैं और माहिर आइन व कानून है, और उसके साथ साथ हमारे हमेशा से पैनलिस्ट भी रहे हैं और तजियाकार भी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अखबारों में भी लिखते रहते हैं। और उसके अलावा उनकी बहुत सारी जो खिदमात हैं वो भी हैं। वेलकम टू द शो जी। और उसके साथ चौधरी शफीक साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो पार्लियामेंटेरियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ही इज़ ए लेजेंड। तो थैंक यू वेरी मच गिविंग अस टाइम जी। और हमारे साथ जूम पे होंगे डॉक्टर बशारत हसन साहब, सीनियर तजियाकार हैं, बहुत पढ़े लिखे। उनसे हम इसी वार के हवाले से, जंग के हवाले से, इन मुज़ाकरात के हवाले से, जंग तो ख़त्म हो चुकी, मुज़ाकरात के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले सोफिया आपके पास आएंगे, ये बताइएगा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, तो आपको क्या उम्मीदें हैं इससे कि क्या चीज़ें फाइनली होने वाली हैं? देखिए, अगर इसमें सबसे पहली चीज़ तो आ गई है, जिसमें ये आया कि अभी 60 दिन तक तो जो है वो ईरान अपना तेल भी बेच सकता है और जंग रुक जाएगी। 60 दिन तक तो अभी कुछ नहीं हो रहा। तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो लग रहा है कि 3 चीज़ों पे हमारा फ़र्क पड़ेगा। एक तो यह है कि जो रूट खुले हैं तो एनर्जी क्राइसिस और इन्फ्लेशन जो की तरफ, इन्फ्लेशन वो थोड़ा सा ईज़ आउट हो जाएगा। सेकेंडली जो होगा कि हमारी जो जॉब इनसिक्योरिटी वगैरह के मामलात और गल्फ़ स्टेट की तरफ से रेमिटेंसेस के ज़रिए जो हो रहा था कि हमारे लोगों को वहाँ से निकालने का, और वहाँ पर जिस तरह से था कि अगर ज़्यादा बढ़ी तो सारे के सारे वो हमारा वो ख़त्म होगा। और ज़्यादा ख़तरा था कि कहीं पे पाकिस्तानी जो है, स्पेशली UAE के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही थी, क्योंकि सऊदी अरब से तो गल्फ़ की तरफ से ज़ाहिर है कि खित्ता पूरा डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब हो जाना था। और हमारा सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आती भी गल्फ़ की तरफ से। लेकिन आपको मालूम है कि मई में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस
रेमिटेंसेज आई हैं और यूएई से भी बहुत रेमिटेंसेज आई वो आई हैं, लेकिन निकले भी हैं वहाँ से लोग। तो अभी तो इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है उसके बाद से पाकिस्तानियों की इज्जत जो है वो पूरी दुनिया में भी बढ़ी है, और स्पेशली जो है विद इन द रीजन और गल्फ रीजन में तो खासा इसका उसका स्टेटस इम्प्रूव हुआ है। क्योंकि मेरा अपना भाई जो था वो दुबई में था, ज्यों पाकिस्तान ने जैसे इंडिया के साथ अभी भी दुबई में है या वापस? नहीं, उससे पहले वो वापस आ चुका था। मई में जब लास्ट ईयर हुआ था, उसी के बाद से ही मूड चेंज होना शुरू हो गया था टुवर्ड्स पाकिस्तानी विद इन द कम्युनिटी। अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा जो सेक्टेरियन और जो ये वायलेंस डिसरप्शन हमारी तरफ होनी शुरू हुई थी, क्योंकि जब आपकी फौजें बाहर की तरफ, आपके लोग बाहर की तरफ देख रहे हो तो इंटरनली बहुत सारा जो है ना इशूज़ क्रिएट। तो मेरा ख्याल है कि अब जब वहाँ पे ईज आउट होगा तो इस तरफ इसको हैंडल और मैनेज करना वो बेहतर होगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ हमने नहीं देखा वो था एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। जितनी बम्बार्टमेंट हुई है उसकी वजह से इसका फॉल आउट जो हुआ वो ज़्यादा आपकी एयर क्वालिटी ख़राब हुई है, आपकी मेरीन लाइफ ख़राब हुई है, आपके वहाँ पर जो है स्पिल आउट्स जब हुए हैं ऑयल के हुए हैं, तो आपका जो कोस्ट लाइन है जो तो उसकी भी उम्मीद है कि वो चीज़ें भी बेहतर होंगी। हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मतलब आप क्लाइमेट पे भी बात करना चाह रही हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि यहाँ पे तो इंसानी जिंदगी जो है एट स्टेक आई हुई थी, और यहाँ पे दुनिया का अमन जो है वो एट स्टेक था, यहाँ पे लोगों की जिंदगियां एट स्टेक थी। तो मेरा ख्याल है कि एनवायरनमेंट थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तो मैं माजिद साहब के पास आऊंगा। माजिद साहब, ये जो आखिरी बात की है सोफिया ने वो इंटरेस्टिंग ज़रूर थी, और आपका एक्सपर्ट है उस पर, मुझे पता है क्लाइमेट पे। तो उसके अलावा आपको क्या उम्मीद है? ये जो मुज़ाकरात का इतना अच्छा आगाज़ हो गया है, जिसके बाद डेफिनेटली इतनी बड़ी उम्मीदें पैदा हो गई हैं कि ये बज़ाहिर नहीं लगता था कि ये 60 दिन या फाइनल एकॉर्ड से पहले ईरान के खिलाफ सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगी या उसको तेल को बेचने की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल जाएगी। तो अपनाया हुर्मुज़ खुल गई। तो क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान के हवाले से, दुनिया के हवाले से, क्या सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वॉर पैक्ट का हिस्सा था। जब अमेरिका और ईरान की वॉर स्टार्ट हुई थी, तो जब ये निगोसिएशन स्टार्ट हुई थी, तो ये वो बातें थी जो ईरान ने सबसे पहले रखी थी कि आप हम पे इतने सालों से सैंक्शन लगा के बैठे हुए हैं, ये सैंक्शन रिमूव करें। तो आप देखेंगे 60 डेज के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मेन कॉन्फ्लिक्ट थे ईरान और यूएस के, वो बाहर आ गए। ठीक, मसलन अब ईरान वो उनको इंस्पेक्शंस भी करवाएगा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओरिएंटेशन भी देगा। इस तरह अमेरिका ने फिर ईरान से ऑयल की सैंक्शंस लिफ्ट की हैं, पेट्रोकेमिकल्स और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी ईरान को। तो 60 डे में ये जिससे कह लें कि आप एक हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका ईरान के लिए स्पेशली 40-50 सालों के बाद ईरान के ऊपर। अब देखिए इसका इम्पैक्ट आपके रीजन पे आना है। आपको पता मिडिल ईस्ट भी डिवाइड है कुछ, इस वॉर में थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ है। उम्मीद करते हैं कि वो भी यूनाइट हो जाएगा और जो पाकिस्तान के लोग वहाँ काम करते हैं वो अपनी बेहतर पोजीशन में दोबारा आ जाएंगे। अब जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इस सारी वॉर में जो पाकिस्तान ने सालसी करवाई, या पाकिस्तान ने जो फ्रंट लाइन पे बैठ के कौम सारी निगोशिएशन को मॉनिटर किया, तो हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, कुछ चीज़ें तो पाकिस्तान ने अचीव कर ली हैं सालसी में। एक तो पाकिस्तान का स्ट्रेचर बढ़ा, और आपकी जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उसको दुनिया ने उसके साथ बायलैटरल और डिप्लोमेटिक इतनी बड़ी कामयाबी 1970s के बाद जो है ना, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। हम जिस लेवल पे आज जो है ना डिप्लोमेटिकली खड़े हैं, और जिस लेवल पे हमने वर्ल्ड का देखे, एक साइड पे सुपर पावर है और ईरान है हमारा हमसाया है, और मिडिल ईस्ट है, हमारे सारे मुसलमान ममालिक हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो पाकिस्तान। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले जमाने में यानी आज से 20, 40, 50 साल पहले अमेरिका, चाइना, रशिया इस किस्म के अरेंजमेंट उन मुल्कों में करता था जिनके डिफेंस वीक थे। लेकिन ये इज्जत इस दफ़ा पाकिस्तान को मिली, अल्लाह ने दी। मिडिल ईस्ट में आपने देखा कि हम तकरीबन ऑलमोस्ट सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में पाकिस्तान अपनी डिफेंस की इंस्टॉलेशंस भी करेगा, वहाँ उनको सपोर्ट भी करेगा। तो इस हद तक तो कामयाबी बड़ी यकीनी है और बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आया इस सालसी का, इस पूरी वॉर का जो इम्पैक्ट आया ग्रास रूट लेवल पे जो पाकिस्तानी है उस तक पहुंचता है, उसकी इकोनॉमी ठीक होती है। मैं वही कह रहा हूँ कि उसके लिए पाकिस्तान के अरेंजमेंट क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो देखने वाले। क्यों चौधरी साहब ये बताएं कि पार्लियामान जो है हमारा, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि ये जो मुज़ाकरात हुए हैं
ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी और थ्रू आउट हम उस कामयाबी के साथ उस स्टेज पे पहुंच गए जहां पे जाके अब इंशाल्लाह अकॉर्ड भी हो जाएगा और पाकिस्तान को डेफिनेटली मुआशी तौर पे भी फ़ायदा होगा, पॉलिटिकली होना है और डिप्लोमेटिकली हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। अभी खैर 60 दिन हैं या 55 डेज़ हैं, तो इसमें डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, चूँकि ईरान का सदर आज पाकिस्तान में है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पार्लिमान जो है उसको कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं था, या ये है कि ये चूँकि हम कामयाबी के साथ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पार्लियामेंटेरियन भी सब जानते हैं और वो इन क्लोज रिलेशन है विद ज़ाहिर है गवर्नमेंट और कैबिनेट और सारे, तो उसमें कोई इतना भी ज़रूरी नहीं था। जो हमने किया है वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। नहीं, देखिए, जब प्रोसेस की बात करते हैं समटाइम इम्पोर्टेंट ज़रूर होता है, लेकिन रिजल्ट और इम्पैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब वो तो किसी भी जब हम को देखते हैं, मेजर करते हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, रिजल्ट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। रिजल्ट और इम्पैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, प्रोसेस इंडिकेटर को समटाइम आप इसको कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन इम्पैक्ट और रिजल्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। राइट, तो ये असूल होता है ऐसे किसी भी प्रोसेस का। ठीक है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि उसके जो आगे जो आएंगे इसके रिजल्ट्स आएंगे, जैसे पेट्रोल प्राइस आपकी पाकिस्तान में ड्रॉप हुई एकदम, जी हाँ, जैसे ही वहाँ पे एक रिलीफ फील हुआ। गो के पिछली बारी जो मेन जब से शुरू हुआ था वहां तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी चले एकदम 74-75 रुपए बड़ा एक रिलीफ था। हम जब पेट्रोल गाड़ी में फिल करते थे, आपको पता रहता है यार चले अब 2 लीटर की जगह 4 लीटर मिलेगा, 3 लीटर। तो हमें कोई उम्मीद है कि ईरान से भी हम कोई मतलब यही मैं कह रहा हूं, हमें सस्ता पेट्रोल मिलेगा। ईरान के ऊपर पाबंदियां खत्म हो गई हैं, ठीक है, बेचने वाली, ठीक है। तो जब आप ईरान के साथ आपको फ्रेंडली टाइज भी, रिलेशन भी डेवलप हो गया, आपका ट्रस्ट का एक वो डेफिसिट जो पहले था, हर एक को पता है आपका ट्रस्ट डेफिसिट एक था और आप उसमें चल रहे थे, तो वो भी अब आपको खत्म हो गया। राइट, अब आपके रिलेशंस आ गए, तो अब आप जब ट्रेड रिलेशंस अपने नेबर स्पेशली ईरान के साथ करेंगे, राइट, तो उसके बेनिफिट्स तो पाकिस्तान के वहां डेफिनेटली होंगे, क्योंकि हमसायों से बड़ा तो कोई नहीं होता। बॉर्डर लंबा बॉर्डर है आपके, उनके साथ खासी ट्रेड रूट्स आपके खुले में उनके साथ, ये सारे इस सब का फायदा पाकिस्तान के वहां को जल्दी होने वाले। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बशारत साहब के पास आएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं। एक बड़ा अच्छा आगाज हो गया, हम सब खुश हैं और पाकिस्तानी कौम फख्र से कह सकती है कि इन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया है एज ए सालिस, और अभी आज ईरान के सदर भी इधर हैं। तो आप ये बताइएगा कि क्या उम्मीदें हैं इस सारे प्रोसेस से? अभी तो यानी 60 दिन जब गुजरेंगे तो फिर पता चलेगा कि फाइनल रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है वो बड़ी खुश आइंद है। यानी ईरान के खिलाफ सैंक्शनें ख़त्म हो गई हैं, वो वाली जो आयल के हवाले से थी, और उसके अलावा उसको कोई कहा जा रहा है $12 बिलियन जो है जो मुंजमद था, वो भी कोई उस पर भी साइन होने वाले हैं, वो भी मिलने वाला है। तो पाकिस्तान इतने बड़े किरदार के बाद क्या उम्मीद करता है कि पाकिस्तान को या क्या पूरी दुनिया को कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है? अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस जंग की वजह से आप देख रहे थे कि LNG की सप्लाई रुक गई थी, कतर की तरफ से तेल की सप्लाई रुक गई थी अपना हॉर्मुज़ को बंद करने के बाद से, जिसको अमेरिका ने ब्लॉक किया था और जिसको ईरान ने भी माइंड किया हुआ था सारे इलाके को। तो बहुत सारे जहाज फंसे हुए थे। पाकिस्तान जैसे ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं, उनको भी बहुत सख्त मसला था कि यहाँ पर फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी, और ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में, बल्कि सारी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आया था। इवन अमेरिका में फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, जबकि अमेरिका इस तेल पर रिलाई नहीं करता। उसके अपने ज़खायर इतने ज़्यादा हैं कि वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक वहाँ से लेता है, और फिर वेनेजुएला वगैरह पर भी उसके तेल पर दूसरा कब्जा है। लेकिन फिर भी वहाँ पर इस जंग की वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ी थी, क्योंकि इस जंग में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था अमेरिकन अफवाज का। तो ये एक रिलीफ तो मिलेगा पाकिस्तान को। जो बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद है वो ये है कि पाइपलाइन के जरिए तेल और गैस जो है आएगा। टाकी गैस पाइपलाइन जो है उसके ऊपर भी काम हो रहा है, और वो भी अफगानिस्तान का जो 84 किलोमीटर का वो हिस्सा था वो भी कंप्लीशन के करीब है। तो वहाँ से भी आपको जो है गैस के मिलने की तवक्को है। तो इस तरीके से तेल और गैस में रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अब जरूरत ये है कि अब ईरान का जो भी करना था इन्होंने करवा दिया है, हमारी फौजी क़यादत ने भी और सिविल क़यादत ने भी। अब कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान के अवाम की तरफ भी हमारी सिविल क़यादत देखे, और इनकी जो तकालीफ हैं ना, ये सिर्फ फ्यूल के मद में नहीं है।
यहाँ पर आटा इतना महंगा हो चुका है कि गरीब जो है वो रोटी भी नहीं खा सकता। यहाँ पर दूध इतना महंगा कर दिया गया है कि जो गरीब अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकता, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर खाने पीने की तमाम चीज़ों की बुरी तरह की इन्फ्लेशन है, कुछ इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये जो आपने पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज की हैं और डीजल की हैं, कम की हैं, इनको ये देखना चाहिए कि जो जिस वक्त ये फरवरी में बढ़ाई गई थी उसके बाद से इन्होंने तमाम किराए बढ़ा दिए थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने। उसके अलावा जो ट्रक से सामान आता है कराची से पूरे बिल्कुल ठीक सप्लाई होता है, सही, तो ट्रक्स जो है वो तो डेफिनेटली फायदा डॉक्टर साहब होगा। ये ईरानी सदर का जो दौरा है आज का, ये कितना सिग्निफिकेंट लगता है? वो आपके ख्याल में नेक्स्ट जो मुज़ाकरात होने उन पे कोई यानी पाकिस्तान के साथ सलाह मशवरा करने आए हैं या शुक्रिया अदा करने आए हैं या जिस भी पर्पज़ के लिए आए हैं, आपको कितना लगता है कितना बड़ी सिग्निफिकेंस है कि वो स्पेशली दौरा कर रहे हैं आज? मुझे तो ये लगता है कि ये शुक्रिया अदा करने आए और कह रहे हैं कि बस आपका बहुत शुक्रिया, अब आप अपने मसाइल पर तवज्जो दें और हमें जो है मुज़ाकरात डायरेक्टली करने दें। तो राइट, ठीक है। आपके पास आते हैं जी डॉक्टर साहब, सोफिया आपके पास, आपको कितना सिग्निफिकेंट लगता है ईरानी सदर का दौरा? मेरा ख्याल है कि तशक्कुर तो वो अपने घर से भी कह सकते थे और कहा भी उन्होंने पहले पार्लियामेंट के जरिए भी कहा, लेकिन अगर यहाँ पर आए तो कोई ना कोई टेंजिबल चीज जरूर डेफिनेटली अगला लाहेअमल जो है, क्योंकि उनको भी अपनी इकोनॉमिक जो है रिवाइवल चाहिए। और दूसरा ये है कि दोनों का एक दूसरे के हिसाब से कि कहाँ पर हम उनकी मदद कर सकते हैं, कहाँ पर वो हमारी मदद कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर नहीं भी उनके उसमें पैक में है तो उनको इस वक्त जरूर पाकिस्तान शायद ये वाली स्टेज ना हो, लेकिन गैस पाइपलाइन की भी बात हो सकती है। आपको मालूम है कि वो ऑलरेडी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गए हुए हैं, तो वो डेफिनेटली उस पर भी बात हो रही होगी। उम्मीद की जानी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, शुक्रिया भी होगा क्योंकि वो आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ईरान का ये बहुत पुराना पेंडिंग इशू था जो कि बरादराना मुमालिक होने की वजह से इफेक्ट हुआ था। और पाकिस्तान के ऊपर क्योंकि एक बैनुल अक़वामी प्रेशर था कि वरना तो हमने तो पाइपलाइन, आपको पता है, हमने तो पूरी एग्री किया होगा। उन्होंने तो पहले साल ईरान भी हम इतने अरसे से अपनी लीगल और जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी के थ्रू पाकिस्तान को प्रेशराइज करता रहा, फिर फाइनली वो आर्बिट्रेशन में भी चला गया। लेकिन अब पाकिस्तान के पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही अमेरिका ने ईरान पे ये सैंक्शंस लिफ्ट किए हैं तो पाकिस्तान को इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए और ये पाइपलाइन रिस्टोर हो। ये तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की। आपका ख्याल है कि 60 दिन में हमें ये पाइपलाइन बना लेनी चाहिए? नहीं, पाइपलाइन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को वो अरेंजमेंट अब कर लेने चाहिए। यानी जो आपसे ईरान कह रहे हैं ना कि अब अपनी पाइपलाइन स्टार्ट करें, ठीक, आप पे सैंक्शन थी ना, आप नहीं कर सकते थे। ठीक, आप यकीन करें डॉक्टर साहब ने जो बात की, अगर तो थोड़ा सा मीनिंगफुल पर्पस में लें तो पाकिस्तान में ईरानी सदर का विजिट ही पाइपलाइन के ऊपर, बिल्कुल ठीक, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी इसका फायदा उठाए। क्योंकि ये मेरा ख्याल है उस शेड्यूल का हिस्सा नहीं था ऑलरेडी, ये मुज़ाकरात के बाद कोई डिसीजन हुआ है। नहीं, ये जो लिफ्ट किया ईरान पे जो सैंक्शंस लिफ्ट हुई हैं अमेरिका की, उसके पस मंजर में पाकिस्तान के पास एक स्टांस आ गया कि अब हमें आप क्यों जैसा आप क्या समझते हैं कितना सिग्निफिकेंट है ये दौरा? सिर्फ इसमें देखें कंपोजिट डायलॉग होगा, इसमें सिर्फ एक उसके ऊपर तो नहीं होगा, उसके ऊपर तो खासी बात पहले हो चुकी थी। ठीक, अब ईरान पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो एक नए एरा में दाखिल हो रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। आज से पहले 20 साल हम और सिचुएशन में थे, सऊदी की प्रेजेंसी, सऊदी ईरान की टेंशन थी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज उनके अपने मसाइल थे। एग्जैक्टली, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। अलाइनमेंट थी डिफरेंट उस टाइम, ठीक, लेकिन अब गुज़िश्ता 3 माह में पाकिस्तान ईरान की जो अलाइनमेंट्स हैं इंटरनेशनल, वो भी चेंज हुई हैं। अब पाकिस्तान ईरान की जो तल्लुकात हैं उनको यहाँ पे कंसोलिडेट करने की, सॉलिडिफाई करने की जरूरत है। दोनों मुल्क की लीडरशिप इसके ऊपर काम कर रही है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब की कितने फ्रीक्वेंट विजिट थे पिछले दिनों में, उनकी टीम आती थी यहाँ पर। तो मैं ख्याल में अभी सिर्फ एक उस पीस प्रोसेस के ऊपर नहीं होगी बात, जो मेरी राय है। इसमें बाकी भी अलाइड इश्यूज के ऊपर, जिसमें ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमिक रिवाइवल सबसे पहले होंगे नेचुरली। बिल्कुल ठीक, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी भी यही चीज़ होती है। बिल्कुल ठीक है, उनके ऊपर ये लाजमी ये बात होगी सारे दौरान में, जिसका वो उनके ऑफिशियल प्रेस एंड आउट में उनको जिक्र भी किया है कि उनकी टीम साथ आएंगी और देगर इश्यूज अगली। ज़ाहिर है वहाँ पे वर्किंग ग्रुप बन गए हैं, कमेटियाँ बन गई हैं, तो वो मुख्तलिफ चीज़ों पे सैंक्शंस के हवाले से भी कर रहे हैं, न्यूक्लियर के हवाले से भी कर रहे हैं, और उसके अलावा वे फारवर्ड जो है ना वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं और कतरी भी शामिल हैं। तो सारे क्यों डॉक्टर साहब, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि इस सिग्निफिकेंस के बाद जो है ना वो भी इंशाल्लाह तामीर होगी?
जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसके ऊपर जो पाबंदियां थी वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से नहीं थी, सैंक्शन तो इस तरह की कि आप ईरान से गैस या तेल जो है पाइपलाइन के जरिए राइट, ये जो थी ये अमेरिका की तरफ से लगाई गई थी। और अब चूंकि अमेरिका से और अमेरिकन प्रेसिडेंट से, उनके वाइस प्रेसिडेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरा ख्याल है कि पर्सनल रिक्वेस्ट करें कि आपने इंडिया को इजाजत दी हुई है ईरान से डायरेक्टली तेल और गैस लेने की, तो पाकिस्तान को इजाजत दें तो ये पाइपलाइन बन जाएगी। उसके अलावा जो टॉपी गैस पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, वो भी अब तकमील के नजदीक है। लेकिन डॉक्टर साहब आपको मालूम है कि एक वक्त में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान गैस पाइपलाइन तो बनाना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, और अल्टीमेटली इन्होंने, पाकिस्तानी हुकूमत ने एक दफ़ा ये भी कहा कि अगर ईरान हमें $500 मिलियन दे दे तो हम ये तामीर कर लेंगे। अभी पाकिस्तान के पास पैसे हैं और तामीर कर लेगा? जी ऐसा है कि एक तो यह है कि ईरान ने यह भी ऑफर किया है कि वो यहाँ पे एक रिफाइनरी लगाएगा, सऊदी अरब की भी ऑफर है। ठीक, तो ये ईरान भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। उसके अलावा ये बीओटी बेसिस पे बहुत इजीली लग सकती है, बिल ऑपरेट बेसिस पे, पीपीपी बेसिस पर लग सकती है। ठीक, जहां पर पैसे गवर्नमेंट ना लगाना चाहिए या ना उसके पास ना हो, वहां पर ये जो मैकेनिज्म होता है बीओटी का, बीओओटी का, पीपीपी का, इसको अपनाएं और इसके ऊपर काम करने की नीयत होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, काम करने के लिए पैसा आ जाता है। लेकिन आपको मालूम है कि रशिया के साथ हम एक ज़माने से एंगेज थे, और ये जो ड्रीम स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है वो एक दफ़ा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब आ रहे थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया बाद में, वो तामीर नहीं हो सकी, उसमें भी कुछ हर्डल्स आ गई थी। तो आप समझते हैं कि ये बहुत आसान होगा पाकिस्तान के लिए कि वो गैस पाइपलाइन भी बन जाए जो नॉर्थ साउथ बन रही थी, और दूसरी ये जो गैस पाइपलाइन है ये तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक वाइटल भी है, तो ये दोनों तामीर हो जाएंगी? जी, ये जो ईरान को मिलाने के लिए पाइपलाइन बननी थी, इसके लिए भी एक रशियन कंपनी में आना था। जिस तरह आपने दूसरा बताया, इसके लिए तो जाहिर रशियन कंपनी से आना था, लेकिन उन रशियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस हैं अमेरिका की तरफ से, तो वो फिर शायद वो ना उठाई जाए। तो अब ये है कि और कंपनीज भी, चाइनीज कंपनीज मौजूद हैं जो इसमें इन्वेस्ट करेंगी। चाइना का एग्जिम बैंक तैयार होगा, उनकी और जो तरीकेकार है फाइनेंस करने के, जिस तरीके से आपके आईबीपीज लगाए गए हैं, तो ये तो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे कि आपको इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मेरे ख्याल से बहुत आसानी से मिल सकती है। ठीक है, ठीक। सोफिया आपके पास आएंगे, ये बताएं कि पाकिस्तान की मईशत और बजट, ये भी हमने प्रोग्राम में रखा है, तो आपको ये बजट जो है कैसा लगा? और स्पेशली क्लाइमेट की आपने बात की थी, तो क्लाइमेट का बजट आपको मालूम है कि बड़ा 5 बिलियन मिनिस्ट्री के लिए रखा गया है, और 50 बिलियन से ज़्यादा इन्होंने वो जो पेट्रोलियम लेवी और डीजल लेवी है जो कि क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के तौर पे आयद हुई है, उससे इन्होंने कलेक्ट करना है, और दे ये 5 बिलियन रहे हैं। एक साइड पे RSF का कर्जा लिया हुआ है IMF से, और दूसरी साइड पे कम से कम इन्होंने बजट रख छोड़ा है, और डेवलपमेंट बजट उसमें 2.487 बिलियन है। तो आप क्या समझती हैं कि ये कैसा है? अच्छा, आपने एनवायरनमेंट की बात की थी तो मैंने कहा इस पे बात कर। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। असल में मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन घर की इकोनॉमी को चलाती हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि किस तरह से वो सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट होता है जो घर की इकोनॉमी तो इस वजह से मुझे पता है कि किस तरह से इफेक्ट होता है। और पाकिस्तान के लिए IMF जो है, जब आप IMF लेड पॉलिसीज में लेके आते हैं तो एडजस्टमेंट्स की तरफ हम लेके जाते हैं, आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे होते। ठीक, आप जो है ना ऊपर से आपको जो ग्रो करना होता है उसके लिए आपको होना चाहिए कि जिसमें आपके खपत आपकी लेबर की ज़्यादा हो ताकि उसका रोजगार बढ़े, आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपका होना चाहिए। लेकिन हम जो है वो दूसरा हमने कर दिया, ज़्यादातर इम्पोर्ट ओरिएंटेड हमारी इंडस्ट्री सारी चली गई, कंजम्पशंस के हिसाब से चला गया। तो ये दोनों चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें पिछले 3 साल से देखना चाहिए। पाकिस्तान पिछले 3 साल से वन वे और द अदर, वो एनवायरमेंटल क्लाइमेटी हो या कोई डिजास्टर जंग का हो जो इंडिया और पाकिस्तान का हो, या इस वक्त रीजनल हो गया, या फिर वो जिस तरह से हमारे फ्लड्स आ गए, तो हम एक चीज़ को छोड़ के दूसरे अजाब में पड़ जाते हैं। तो हम जो है उस वाली चीज़ की तरफ, ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं सके। और ये बजट जो है ये पिछले 3 सालों से कोई मुख्तलिफ नहीं आया है। इसमें भी कहीं पर मुझे जो रिलीफ है ना, जिस तरह से आपने कहा कि वो लेवी जो कि इमरजेंसी की तरफ होनी है, डिप्रेशन की तरफ जानी चाहिए थी, वो कहाँ चली गई है? वो इस वक्त एनर्जी क्राइसिस को सब्सिडीज की तरफ निकल गई है।
क्योंकि वहां पर आपको फूड शॉर्टेजेस हो रही हैं, आपको शॉर्टेज इसका एनर्जी क्राइसिस हो गई, आपको जो है ना वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाना पड़ गया, आपकी जॉब इनसिक्योरिटीज हो गई, क्योंकि कहीं ना रेमिटेंसेस की कोई गल्फ वार हुई है, तो उसकी तरफ से वहां पर लोगों का भी इनफ्लो वापस जो है वो आना शुरू हुआ कुछ, और अल्लाह का शुक्र है ये बंद हुआ है। तो लेकिन मुझे ये लगता है बजट हमें बहुत ज्यादा ऐसा ताबनाक नहीं है। अच्छा, ये क्यों जी, क्लाइमेट के हवाले से आपका भी बड़ा काम है माजिद रशीद साहब, ये बताएं कि ये कर्जे ले रहे हैं ADB और वर्ल्ड बैंक से भी कोई कर्जे पाइपलाइन में ये रिगार्डिंग क्लाइमेट, और RSF फैसिलिटी जो है वो ऑलरेडी IMF से 1.2 बिलियन की ले चुके हैं, जिसके पैसे भी आ रहे हैं, और इन्होंने जो यानी कार्बन लेवी लगाई हुई है क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के तौर पे, वो 50 बिलियन से ज़्यादा होगी, और इस मिनिस्ट्री के लिए टोटल इन्होंने 5 बिलियन रख छोड़े हैं, जिसमें से 2.49 बिलियन जो है ना वो डेवलपमेंट के लिए हैं, और ये पहले जो रखे गए थे उससे भी कम है। आपको कैसा ये मंजर? ये अक्सर आप CBT के ऊपर बात करते हैं, हाँ, क्योंकि उसके अरेंजमेंट नहीं है, दैट्स वाई आप फिर जिसका जंक किस्म की ठीक टैक्सेशन करते हैं, राइट, और जिसका रास्ता सिर्फ यही होता है कि आप पैसे पकड़े और निकले। सही। CBT जिस पे आप बहुत ज्यादा अक्सर बात करते रहते हैं, वो गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लाइमेट बजट टैगिंग जो है कि कैसे आपने चीजों को डेवलप करना है, किस तरह आपने एक्सपेंडिचर को लगाना है, किस तरह देना है, वो पाकिस्तान की वो लैक करती है। जब वो लैक करती है तो फिर आप जंक किस्म की टैक्सेशन करते हैं। सही। आपके एक सवाल को अगर इजाजत दे तो वो ईरान वाला जो चॉइस साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त। पाकिस्तान को दो बहुत मेन कंसर्न है ईरान के साथ इस वक्त, समझ ले दो काम है। ठीक, एक तो पाकिस्तान ये चाहेगा कि एनर्जी क्राइसिस में ईरान उनकी हेल्प करे, राइट, और जो भी हम कर सकते हैं, जिस तरह भी अपने आप को बचा सकते हैं, एनर्जी जो कोऑपरेशन है वो तो बढ़ेगा। और दूसरा आपको पता है कि कुछ इलाके जो कि हम शेयर करते हैं ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, उसके ऊपर इश्यूज हैं जिससे मेरा ख्याल है वो भी उनके साथ भी बात होगी और वो होगी। और एक ईरान जो आपसे बहुत ज्यादा तवक्को रखता है वो ये है कि वो चाहता है कि आप उनके सऊदी अरब के साथ रिलेशन को बैलेंस कराएं। मेरा ख्याल है दैट इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड। आपको मालूम है कि चाइना ने एक बड़ा रोल प्ले किया था जब वो सऊदी अरब और ईरान को साथ लेके आ गए, जिस पे आपको पता है अमेरिकन बड़े परेशान थे कि ये कैसे हो गया इतना बड़ा ब्रेक थ्रू। और अब तो पाकिस्तान चूंकि सऊदी अरब के इतना करीब है, ईरान के इतना करीब है और मिडिल ईस्ट के करीब है, मेरा ख्याल है ये सारी चीजें होने जा रही हैं। मेरा ख्याल है कि ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ कि सस्टेनेबल रिलेशंस। ये तो वॉर के चक्कर में था ना कि आपको किसी ने एडवाइस किया कि आप ना करें, लेकिन सस्टेनेबल रिलेशन बनाने के लिए इसमें सऊदी अरेबिया का भी बहुत फायदा है, इसमें ईरान का भी बहुत फायदा, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, या और ये रीजन अगर इस तरह यूनाइट हो गया तो मेरा ख्याल है आप एनर्जी क्राइसिस अभी निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक, आपके लोग भी नौकरी भी बहुत मिलेंगी, ट्रेड भी बहुत अच्छी होगी। होपफुली मेरा ख्याल है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्यों साहब आप समझते हैं कि ये जो इसका मसला है ईरान के साथ, जो छोटे छोटे मसले मसाइल थे मिडिल ईस्ट में, मेरा ख्याल है अब वो सारे रिजॉल्व होने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो सारे डरे हुए थे कि ये न्यूक्लियर हो जाएगा, इसके कोई एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं। मेरा ख्याल है वो सारी चीजें अब तो खौफ खतरा खत्म हो जाना चाहिए। मैं तो इससे साथ मिलती जुलती एक और बात करूंगा आपके आर्गूमेंट को, माजिद साहब के आर्गूमेंट को सपोर्ट करते हुए कि दुनिया में अब वो अलाइनमेंट ओवरऑल शिफ्ट हो रही है। अगर नेटो को, EU को, इनके सारे सिस्टम को देखें और मिडिल ईस्ट को, चाइना के रिलेशन को देखें तो आज से 20 साल पहले वाली जो पोलिटिकल अलाइनमेंट थी वो अब चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में बात की, अगर आप रीजनल लेवल के ऊपर आप सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है वो आप अचीव कर लेते हैं और पाकिस्तान एज ए इम्पॉर्टेंट मिडिल लेवल पावर अपना रोल प्ले कर रहा है या कर, और मजीद कामयाबी से अगले 2-3 साल में अपने अहदाफ हम हासिल कर लेते हैं, सही, तो उसका इस खत्ते के अवाम को लामहला फायदा होगा, हर चीज़ में फ़ायदा होगा। चाहे हम इकॉनमी की बात करें, चाहे आप उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें। देखें आप यहाँ पर हमारे गल्फ कंट्री के साथ हमारे माइग्रेंट वर्कर्स के भी इशूज थे, उनके साथ भी इशूज है सारे, आपको पता है वर्क फोर्स है, मिलियंस की तादाद में रेमिटेंसेस के इशू थे सारे। अच्छा, इन सारी जो इंटरनेशनल अलाइनमेंट की वजह से उन सारी चीज़ों पर असर पड़ता था, जब वो वहाँ से क्या था निकाला जाए उनको, ये किया जाए। अच्छा, फिर जो जॉब मार्केट से असर पड़ता है,
तो इसका जो पीस प्रोसेस का जो है ना, वो कहते हैं जो फ्रूट्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आएंगी। हम डॉक्टर बशारा साहब आपके पास आएंगे। ये बताइएगा कि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट की बात हो रही है, क्लाइमेट की बात हो रही है, तो उसी से रिलेटेड एक मसला जो है ना, पाकिस्तान में पानी का मसला है, आपको मालूम है। और पानी के मसले पे हम बजट की बात कर रहे हैं, तो डैम्स के लिए जो फंड रखा गया है, जो डेवलपमेंट बजट डैम्स के लिए है, तो डैम तो वक्त से पहले बनने चाहिए, वो इतने डिले हो रहे हैं, अभी भी कोई मेरा ख्याल है सफिशेंट फंड्स नहीं रखे गए जिस पे कोई खुशी मनाई जा सके। इनको तो फ़ौरन तामीर होना चाहिए। आपके ख्याल में कोई चांस है कि इसको प्रायोरिटाइज करके अपना पानी का मसला हल करें? जी, इसको एक्चुअली मेरा ख्याल है ईरान से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमने आपका देखें कितना बड़ा मसला हल करवाया, आपके पैसे भी दिलवा दिए और आपका ईरान, अमेरिका और इसराइल से वायदा भी करवा दिया है कि जंग बंद हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, उनको जो फ्रोजन फंड्स मिल रहे हैं, वो अमेरिका कह रहा है हमारे जो वो सोयाबीन और सारी चीजें हैं और वो जो गंदम है वो ये खरीदेगा ईरान, वो पैसे नहीं दे रहा उसको। सारे पैसे वो कुछ इसके पैसे कतर में भी हैं कि कतर से रिलीज हो रहे हैं, इसलिए कतर का वज़ीर-ए-आज़म जो है काफी एक्टिव था। राइट, रिलीज हो रहे हैं। और वो बात आपकी ठीक है, पाकिस्तान ने भी जब ये F-16 का वायदा किया था, आपको याद होगा, तो पाकिस्तान ने कह दिया था बस ये गंदम खा लो, हमने तुम्हें दे दिया है। वो गंदम जो बिल्कुल बेकार थी और समंदर पे जाहिर हो गई। हाँ जी, तो वो तो ये करता है अमेरिका, इसका तो तरीकेकार है। लेकिन फिर भी बात ये है कि इन्वेस्टमेंट आपको जो है इसमें करवानी पड़ेगी। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आए तो तभी जाके, या वर्ल्ड बैंक वगैरह से, यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक तो आपको सपोर्ट कर रहा है इसमें, इनकी तामीर में, लेकिन फिर भी करता है। फिर जो आजाद कश्मीर में कोई आ जाता है प्रोजेक्ट, तो फिर उसको तकलीफ हो जाती है इनको। लेकिन ये है कि इसके ऊपर आपको दूसरे तरीके का नहीं, वो भाषा डैम और दासू जो है ना, वो तो आप बहुत बड़े बड़े डैम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप स्मॉल डैम्स की तरफ जाएं कि जो कि इन दरियाओं पे जगह जगह बनने चाहिए। उससे ये है कि आपका फ्लड भी जो है वो नहीं होगा। फिर ये सारा पानी, ये 2 महीने आप देखेंगे ना, जुलाई अगस्त में बहुत बुरी तरह की बारिशें होती हैं, मानसून की बारिशें होती हैं, उसका बहुत पानी आता है। फिर गर्मी पड़ती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, वो पानी आता है आपके दरियाओं में। और तीसरा, इंडिया नहीं संभाल सकता उस पानी को इन 2 महीनों में, वहां भी बारिशें होती हैं बहुत ज्यादा, वो पानी भी आता है। 3 तरीके से, 3 तरफ से जो आपको पानी मिलता है इन 2 महीनों में, ये सारा आप ज़ाया कर रहे थे समुद्र में फेंक कर। इस पानी को आप जगह जगह स्मॉल डैम्स बनाकर स्टोर करें और फिर उसको पूरा साल इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो अकल की बातें हैं, ये सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है। नहीं सुनेंगे, हम अपनी आवाज जो है ना बुलंद करते रहेंगे और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब सुनेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। क्यों सोफिया, ये बताएं कि वो कहते हैं मूनसून नोज दो। मैं उसी के ऊपर, क्योंकि आपका जो सवाल है ये मुझे उसी तरफ मेरा माइंड को ट्रिगर कर रहा था कि देखिए, जो इंडिया में ये बात होनी शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के साथ जो है ना, वो हमें एक वो तो ऑलरेडी जनरल वो कर रहे हैं, सरेआम लड़ाई की बजाय ना एक हमें उसकी तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। और ये आया भी उनकी उसी पार्टी से जो कि इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, और उस वक्त उनकी जो तजिया निगाह जो है वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है ना वो बेहतर आगे रिलेशंस होने चाहिए। मुझे ये लगता है कि हमें एक ग्लोबल साउथ वाली जो बात थी, और जो किसी हद तक चाइना, गल्फ के जो एरियाज हैं उसमें कंट्रीज हैं, सऊदी अरब है और रशिया है और इंडिया है और पाकिस्तान है, टर्की और दूसरे भी आते हैं। तो अगर ग्लोबल साउथ की तरफ से हम एक ब्लॉक की तरफ निकल जाएंगे, लॉन्ग टर्म है, लेकिन अगर इस तरफ जिस तरह से हमारे सफारतकारों ने इस वक्त काम किया और वो रखवाया है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके भी इसकी तरफ अगर जाने की कोशिश करें, टॉक्स को शुरू करें अंदर। लेकिन आपको मालूम है सोफिया कि इस केस में दोनों पार्टियां किसी न किसी लेवल पे तैयार थी, कुछ हमने काम किया। यहाँ ये जो आप अभी बात कर रही है ना, उसमें भी हमारा ये जो मशरक में बैठा हुआ नेबर है ना, वो तैयार नहीं होता। मैं आपसे कह रही हूँ ना, इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ी सी तैयारी हो रही है। तो इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि उसके ऊपर हमें स्टार्ट लेना चाहिए। हम अगर वहां से आ रहा है तो हमारी तरफ से यहाँ से भी थोड़ी बहुत आवाज आनी चाहिए, ठीक है, वी आर रेडी, ताकि आपके ये रोज रोज की जो हम पैसा खर्च करते हैं, वो तो अपनी जगह पे, ये जो बजट पे हम बात कर रहे थे, डैम में जो है ना, डैम जो है ना बनने चाहिए, डैम नहीं बन रहे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, बन भी रहे हैं तो इतने स्लो पेस पे बन रहे हैं कि समझ नहीं आती कि पानी के ऊपर अगर हमारा इंडिया का और ईरान का और अफगानिस्तान का हम एक ट्रांस बाउंड्री जो ट्रीटीज है उसकी तरफ निकल जाएंगे तो हमारे लिए पानी को काबू करना आसान हो जाएगा, जो इस वक्त मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन इन ऑल द कंट्रीज उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है।
ठीक है। तो इसके लिए कोई एक मुल्क जो है वो किसी तरह से अपने तौर पर निहत्ता नहीं इसको कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता। कुछ इश्यूज आपको ये समझने की और हमें पूरे लोगों को समझने की जरूरत है कि ये एक मुल्क के नहीं इश्यूज है। इस वक्त क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लोबल लेवल पर और एक ब्लॉक की तरह सूरत में इम्पैक्ट कर रहा है। वही तो कहते हैं कि मूनसून नोज नथिंग अबाउट द बजट। बजट में क्या लिखा हुआ है मूनसून उसको नहीं जानता। बात यह है कि मूनसून आ जाता है, फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं और वो जो है ना बारिशें और ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। नतीजा ये होता है इतने नुकसान हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हम डैम्स की बात कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है? जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि छोटे छोटे डैम्स बनने चाहिए। और एक बात इम्पॉर्टेंट जो है वो सोफिया ने भी की कि हमें वो जो जैसे चाइना ने किया गुड नेबरहुड डिप्लोमेसी, तो बात यह है कि हमें भी उधर जाना होगा और अल्टीमेटली मसले मसाइल को हल करना होगा। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कालाबाग डैम के आइडिया को जब नई हौसला अफजा नताइज निकले तो पाकिस्तान ने फिर ये सोचा कि हमें अपने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें बेग साहब आप तो माशाल्लाह खुद इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लैट है इस वक्त। यानी इसको अगर आपने जान डालनी है तो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इसमें BIT के एग्रीमेंट चाहिए, उम्मीद कर रहे हैं ये जो मिडिल ईस्ट का तनाज़ा जो है ना खत्म होने ये मैं कह रहा हूँ कि आपको एकदम, यानी अगर आपने कोई देखिए पाकिस्तान की पोजीशन तो बहुत अच्छी है इस वक्त। अब वो जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्रियल लेवल पे क्या प्रोजेक्ट हैं, क्या प्लान्स हैं कि किसी को हैंड ओवर करेंगे आप ये हमारे लिए कर सकते। जैसे ईरान का हमने किया कि ईरानी प्रेसिडेंट को आप बरमला ये कह सकते हैं जी आप पाकिस्तान में ऑयल की इंपोर्ट बढ़ा दें, हम आपके साथ हैं, हमारी पाइपलाइन को हम एक्सटेंड करते हैं। और आपको पता है हमारा एक ख़ास सूबा जो है, ख़ास हमारे अरेंजमेंट जो इलाके के हैं वो ईरान के साथ खुर्दनी अशिया की ट्रेड में बड़े बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं माजिद बशीर साहब, लेकिन हमारे मसले मसाइल हैं। हमने जब ट्रेड एग्रीमेंट किया ये अमेरिका के साथ, उन्होंने कहा $1.5 बिलियन का आप जो है ना आयल लेंगे। अब आप ले रहे हैं, सिनर्जिको के थ्रू आ रहा है इस वक्त, और दूसरे साइड पे सऊदी अरब के साथ आप करके बैठे हुए हैं। आपके लिए आयल जो है ना सस्ता तो फिर रशिया से था, वो आपकी रिफाइनरीज काम नहीं कर रही थी। अब ईरान के साथ इंशाल्लाह होपफुली ये चीजें होने जा रही हैं। लेकिन मेन इशू ये था कि हमारा ये जो पानी का मसला है, ये डैम बनने चाहिए और डैम के लिए वो जो रिक्वायर्ड वो फंड्स हैं वो नहीं रखे जा रहे। वर्ल्ड बैंक से ये कर्जे ले रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? ये कर्जे उसमें लेना। हाँ, ये आपने सुना है कि पाकिस्तान ने प्लान किया हो कि उन्होंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से डैम के लिए पैसे मांगे हों? वो आपका स्लो चल रहा है। भाजा डैम भी चीफ जस्टिस साहब लगा के चले गए, उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट उस पर करवाई, पैसे लिए। वो चीफ जस्टिस का काम मैं काम तो नहीं था, लेकिन चले किसी के दिल में ये बात आई, काम नहीं था ये जो है ना। अच्छा किसका काम था उसने नहीं किया, लेकिन जिसका नहीं था वो कर रहा है। नहीं, उससे कुछ भी नहीं हुआ ना। तो मैं ये कि उससे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों जैसा ये बताया कि ये बड़ी अच्छी इन्होंने मेंशन की, क्योंकि ये साबिक जज भी हैं, ये वो चीफ जस्टिस साहब एक दफ़ा वो बना रहे थे। मुझे याद है एक दफ़ा मैं भी अदालत में मौजूद था, साकिब निसार साहब जो है वो मलिक रियाज से कहने लगे आप जो है ना 1500 बिलियन जो है ना निकाले, हमने डैम बनाना है। तो वो कहता है कि ये डैम मैंने बनाना है, मैं किधर से लाऊं? मकसद ये है कि एक ज़माने में बड़ा ज़ोर शोर से कि ये काम जारी था। तो ये जो डैम बनने वाला सिलसिला है, तो आपको लगता है कि कर्जे शर्जे वर्ल्ड बैंक से तो ये ले रहे हैं, वो तैयार भी हैं किसी लेवल पे, लेकिन अभी तक कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए जिसके थ्रू कालाबाग डैम नहीं बन सका, आज तक हम सफ़र कर रहे हैं। अभी ये भाषा और दासू जो है ये जल्दी बने ताकि हमारे पानी के मसले मसाइल ख़त्म हो, और साथ गुड नेबरली वो जो डिप्लोमेसी है, वो नेबर और डिप्लोमेसी वो भी चलाएं चाइना के साथ मिलके। भाई साहब लॉन्ग टर्म हमारी कभी प्रायोरिटीज कभी आपको पता ही है, जो विजन होता है वो हमें क्वेश्चन मार्क है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। शॉर्ट टर्म लेते हैं, लो हैंगिंग पे जाते हैं, और फायर फाइटिंग की पॉलिसी हमारे मुल्क में शुरू से रही है। जब भी बजट पास ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, ठीक आप खुद समझते हैं, हर जगह पे रहे हैं। हम जो इमीडिएट नीड्स होती हैं उसको पूरा करने, अब जिस इस बजट में 17.5 ट्रिलियन का ये बजट है, आप 8 ट्रिलियन तो आप दे रहे हैं डेट फाइनेंसिंग में दे रहे हैं, जी हाँ, ठीक है। 3 ट्रिलियन दे रहे हैं आप डिफेंस को दे रहे हैं। हम समझते हैं जरूरत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सारी दुनिया को पता है उसकी अपनी इम्प्लीकेशन है। अच्छा, इसी तरह फिर आप जब 11 आपने फिर अपने डेवलपमेंट बजट आपने जो कहा था वो आपने NFC अवार्ड के उसमें आपने उसका कट भी लगा दिया, ठीक, उससे सब एग्रीमेंट करा दिया, तो डेवलपमेंट तो वैसे ही आपकी उसकी लो प्रायोरिटी भी चलेगी ना। नहीं, ये डेवलपमेंट जो 1000 बिलियन इन्होंने रखा है फेडरल बजट में, आपको मालूम है कि ये 90s का बजट है।
अभी 26 आ गए, तो ये डेवलपमेंट साइड पे जाएंगे तो फिर जाके कोई तरक्की करेंगे। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, देखें अब हम चाइना की मिसाल देते हैं, वो 35 साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं, 40 साल की, अब फिर वो अपने डेवलपमेंट गोल्स को वो डिस्टर्ब नहीं हो जाते, बाकी चीज़ों को साथ साथ रखते हैं। हमारे तो डेवलपमेंट का हमारे 30 साल का SDG 2030 समेत बाकी भी कोई जो है हमारे तो एजेंडा उससे नहीं है। बिल्कुल सही। हम हर साल बजट से एक साल पहले तय करते हैं इस बजट में हमने डेवलपमेंट के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास 1 या 2 साल की प्रायोरिटीज होती है। पानी का आपके पास है तो आपको अगले 4, 5, 6 साल के 5-6 जो बजट्स हैं उसमें इसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, जैसे कि हर साल हम नई प्रायोरिटीज हम तय करेंगे उसके अलावा। तो ये जो एक सोच है ना हमारे पॉलिसी साजी की, हमेशा से जो रिएक्टिव अप्रोच है, फायर फाइटिंग की अप्रोच है, उससे तो उसमें पानी अभी प्रायोरिटी में नहीं है, समझने की जरूरत है। डॉक्टर साहब के पास आएंगे। ठीक। दूसरी बात है कि आप देखें पानी के मसले में इंडिया के साथ आपके रिलेशंस का भी तो मसला है। कश्मीर की आपकी सूरत आपके सामने, जो वहाँ पर वो जो डैम बना रहे हैं, जो उसका वाटर टेररिज्म कर रहे हैं, वो भी आपके सामने है। इससे मैं कहता हूँ कि रीजनल पीस और सिक्योरिटी में जब पाकिस्तान एक क्रेडिबल पावर के तौर पर सामने आएगा तो फिर उसमें भी अपना रोल ज्यादा अच्छे से कर बिल्कुल सही। फिर शायद इंडिया को हम टेबल पे भी ला सके, बिल्कुल ठीक। वो जो बेसिन ट्रीटी थी उसको भी देख सके। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें हाईलाइट है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं, एक आखिरी पॉइंट है, ये आपने सुना होगा टेली कम्युनिकेशन बिल जो है वो आ चुका है, कौमी असम्बली से पास हो चुका है, और उसमें एक जो कंट्रोवर्शियल शर्त थी वो ये थी कि जी टेली कम्युनिकेशन कंपनी जो मेनली तो ज़ाहिर है अब प्राइवेट हो गई हैं या ये है कि PPP मॉडल पे काम कर रही हैं, तो वो कंपनियां उनको ये हक हासिल है कि चलो गवर्नमेंट का कोई स्टेट लैंड पड़ी हुई है उसमें से वो ले लेते हैं रास्ता, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो हकदार होंगे कि वहाँ से भी वो अपनी यानी रास्ता ले सकें और उसमें से अपना काम कर सकें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर प्राइवेट लोगों पे जुर्माना होगा। वो कहते हैं कि वो जाएं अदालतों में जाके, अपनी ही प्रॉपर्टी है और उसको बचाने के लिए अदालतों में धक्के खाएं। तो ये बताएं कि ये कैसा आपको फील होता है, ये कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? देखें जी, बात ये है कि जब आप बिल्कुल नाअहल लोगों को लगा देंगे, मिनिस्टर्स जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, सिर्फ ये है कि किसी के अदर रिश्तेदार हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, इस बुनियाद पर वो मिनिस्टर लग जाएंगे, तो फिर यही होगा, यही असर होगा। उसके अलावा ये है, लेकिन डॉक्टर साहब पीछे कोई ना कोई लॉबी जरूर होती है, मैं आपको बताऊं, सबको पता होता है। लॉबी है, लॉबी तो जाहिर है कि ये लॉबी है जो कि टेलीकॉम कंपनीज है, इनके पास बहुत पैसा है, सही, एक ये लॉबी है। लेकिन असल बात जो सोचने समझने वाली है वो ये कि नेशनल असेंबली ने बिल कैसे पास कर दिया, कैबिनेट में भी गया और वहां से भी अप्रूवल होगी, प्राइम मिनिस्टर ने भी अप्रूव कर दिया। टेक्निकल कमेटीज होती हैं, ऐसा जब कोई टेक्निकल बिल आता है तो उनसे राय ली जाती है, तो टेक्निकल कमेटी ने इसको कैसे अप्रूव कर दिया। एक बात जो टेक्निकल चीज है वो नहीं आ रही किसी भी टीवी चैनल पे या अखबार में इसके ऊपर, कि ये जो टेक्निकल कमेटीज हैं, क्या उन्होंने ये इनको बताया था कि इन टावर से रेडिएशन निकलती है बहुत खतरनाक किस्म की, और जो कि अगर आप घरों पे रेजिडेंशियल एरियाज में नजदीक लगाएंगे जहाँ पे लोग रहते हैं, उस रेडिएशन से कैंसर जो है होता है, और अगर आप इस तरह की इजाजत दे रहे हैं तो ये लोगों के, आम लोगों की सेहत को आप बहुत बुरी तरह खतरे में डाल रहे हैं। लासरा को भी शायद ये बात मालूम नहीं है, उसने ये बात नहीं की। दूसरी बात यह है कि मुबशर खान साहिबा ने उठाई है, बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन इन्होंने एक और केस इस तरह उठाया था, मैं जरूर उसको मेंशन करूंगा, जो कि मेडिकल कॉलेजेस की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस के मुताबिक था। इसी तरह का एक बिल आया था जिसमें कि इनको भी उस कमेटी में डाला गया था, और साहब भी थे। मेडिकल कॉलेजेस जो है वो 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने फीस अपनी कर दी है, तो इसको आप जो है कम करवाएं, क्योंकि ये 6 लाख रुपए साल होती थी जो कि 30। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम कम है तो मुझे एक सिर्फ थोड़ा सा मौका दे दें, हमारे पास माहिर आईन कानून भी बैठे हैं। माजिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पर? देखिए, पहली बात तो ये कि ये डॉक्टर ने जो बात की है इसके ऊपर तो आपको पता है शहलाजा केस बहुत मशहूर है, ये पहला पाकिस्तान का केस था जिसमें मैग्नेटिक वेव्स जो है वो बताया गया कि जब आप इलेक्ट्रिक वायर्स लगाते हैं तो उसमें आता है, तो फिर प्रपोज किया गया कि अंडरग्राउंड करें, सारी दुनिया में यही है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है बिल के अंदर। ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आप एक्वायर करते हैं वो लैंड जहां से आप पब्लिक के बेनिफिट के लिए होता है। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट जगह पे भी जाती है, क्योंकि अगर कोई चीज इंडिस्पेंसिबल है तो जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल है जो आपका क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट कंपनी जाएंगी लोगों की प्रॉपर्टी में, वो खतरनाक है। वो गवर्नमेंट को अपनी ओनरशिप दिखानी पड़ेगी। पीटीसीएल भी प्राइवेट है, क्यों? कितना बड़ा ओनरशिप राइट्स का मसला है अपना जो साहब, स्टेट और सिटीजन के
के जो मुझे कहा जा रहा है टाइम खत्म, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जज साहब, बहुत मेहरबानी माजिद बशीर साहब, बहुत मेहरबानी सोफिया, सो नाइस ऑफ यू, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, और उसके साथ डॉक्टर बशारत साहब का भी शुक्रिया। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे तो डिस्कस कर रहे थे जो अमेरिका ईरान मज़ाकरात हैं जो पाकिस्तान की सालसी और कामयाब डिप्लोमेसी के नतीजे में हुए हैं, और उसी के नतीजे में हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक अमन आने जा रहा है, और वो अमन जो है डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हम ये समझते हैं कि ये मज़ाकरात की कामयाबी जो है एक नई जहतें खोलेगी, नए दुनिया के लिए खुशहाली के ज़रिया बनेगी, और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया में अमन होगा, पीस होगा, और उसके साथ खुशहाली होगी। हसन बेग को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।